फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल ने एक बार फिर वेस्ट बैंक के जनीन शरणार्थी कैंप पर धावा बोला और वहां 4 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। इस महीने यह तीसरी बार है जब इजरायल की सेना ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में हमला बोला, जिसके बाद सैकड़ों फिलिस्तीनी इजरायल की सेना का रास्ता रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि उनसे निपटने के लिए इजरायल की सेना ने फायरिंग कर दी। फिलिस्तीन के मुताबिक फायरिंग में उसके 4 नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक 16 साल का लड़का भी शामिल है। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने एक बार फिर आतंकियों को पकड़ने के नाम पर वहां के मासूम लोगों को निशाना बनाया, जबकि इजरायल ने दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक में छिपे चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों पर हमला बोला था। लेकिन जैसे ही इजरायल के जवान जनीन शरणार्थी कैंप के पास पहुंचे, हर बार की तरह फिलिस्तीनियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया और उन्हीं का जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। इजरायल ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीनियों ने वहां भीड़ के बीच छिपे चरमपंथी संगठन हमास के 2 लड़ाकों को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से उसकी सेना को वहां फायरिंग करनी पड़ी। इजरायल ने दावा किया कि जनीन में मारे गए 4 लोगों में 2 लोग हमास से जुड़े थे, जबकि फिलिस्तीन आरोप लगा रहा है कि इजरायल ने उसके 4 नागरिकों की हत्या कर दी। इस महीने ये तीसरी बार है जब इजरायल ने वेस्ट बैंक के जनीन इलाके पर धावा बोला। इससे पहले पिछले हफ्ते भी वहां इजरायली सेना की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 रोज पहले ही खबर आई थी कि इजरायल के हमले में वहां 6 लोगों की जान चली गई। इधर हफ्ते के आखिरी दिन कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में बढ़त जारी रही। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और शेयर बाजार की इस तेजी की वजह से एक दिन में ही निवेशकों को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 57,989 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140 अंक उछलकर 17,125 पर बंद हुआ। उधर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को रोकने के लिए पाकिस्तान तालिबान के साथ माइंड गेम खेल रहा है। वो तालिबान को तख्ता पलट का डर दिखाकर उन पर दबाव बनाने में जुटा है। पाकिस्तान ये माहौल बना रहा है कि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में वापसी कर सकता है, जो तालिबान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि तालिबान ये कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में वापस आए। इसी वजह से वो तालिबान को तख्ता पलट का डर दिखाकर टीटीपी को रोकने के लिए उन पर दबाव बनाने में लगा है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करे, क्योंकि ये आतंकी संगठन खुद को तालिबान का ही हिस्सा बताता है। इसी वजह से शहबाज शरीफ तालिबान पर दबाव बनाने के लिए उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर फरवरी में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई देशों की बैठक हुई थी और उस बैठक में यूक्रेन जंग के साथ अफगानिस्तान के हालात और आतंकी संगठन टीटीपी के बढ़ते खतरे पर भी चर्चा की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने यह दावा किया था कि अफगानिस्तान में तालिबान का तख्ता पलट हो सकता है और अमेरिका एक बार फिर वहां वापसी कर सकता है। इसी बात का डर दिखाकर पाकिस्तान इस कोशिश में जुट गया कि तालिबान टीटीपी पर लगाम लगाएं। कुछ रोज पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम टीटीपी के पर कतरने के लिए तालिबान के पास पहुंचे थे। उस दौरान ये दावा किया गया था कि तालिबान ने टीटीपी पर कार्रवाई करने से ही मना कर दिया था। इसी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका का डर दिखाकर तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू की, ताकि वो टीटीपी को कंट्रोल करने में उसकी मदद करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती टीटीपी है और उससे निपटने में पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो चुका है। इधर पीएम आवास योजना घोटाला केस में महाराष्ट्र में ईडी की बड़ी छापेमारी हुई। 3 जिलों संभाजीनगर, पुणे और अकोला में एक साथ ईडी ने छापा मारा और इन 3 जिलों के कुल 9 ठिकानों पर ईडी ने तलाशी ली। संभाजीनगर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर छापा पड़ा। इस केस में नियमों का उल्लंघन कर नगर निगम के टेंडर हासिल करने और पैसों के हेरफेर का आरोप है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप को इटली के रक्षा मंत्री को मारने के लिए $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 124 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये सुपारी उसे रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दी। खबर है कि इसके बाद इटली के रक्षा मंत्री गुइदो क्रोजेतो की सुरक्षा कड़ी करने की तैयारी तेज कर दी गई। हालांकि इटली के मीडिया का दावा है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर वैगनर ग्रुप इटली के रक्षा मंत्री को मौत के घाट उतार देता है तो उसे $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 123 करोड़ 86 लाख रुपए मिलेंगे। असल में गुइदो क्रोजेतो जंग की शुरुआत से ही रूस और वैगनर ग्रुप दोनों की ही कड़ी आलोचना करते आए हैं। दावा है कि इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया। इधर बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप एक सरकारी अधिकारी से नाराज हो गए। विधानसभा के गेट पर चेकिंग के दौरान अपनी गाड़ी रोके जाने से तेज प्रताप गुस्सा हो और विधानसभा परिसर में दाखिल हुए बिना ही लौट गए। असल में जब तेज प्रताप विधानसभा के गेट पर पहुंचे तो एक सुरक्षा अधिकारी ने उनकी गाड़ी पर हाथ मारते हुए रुकने के लिए कहा, जिससे वो भड़क गए और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संपत्ति जब्त करने की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने संपत्ति जब्त करने वाले सरकारी अधिकारियों पर हमले के लिए उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी।
ताकि उन पर हमला कर जम्मू कश्मीर में मौजूद दूसरे सरकारी अधिकारियों में भय पैदा किया जा सके। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने एक गुर्गे को आतंकियों की संपत्ति जब्त करने वाले सरकारी अधिकारियों की लिस्ट बनाने का काम सौंपा है और उसे खास तौर पर जम्मू कश्मीर के राजस्व विभाग और तहसील में तैनात अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि ISI जम्मू कश्मीर के सरकारी अधिकारियों पर हमले भी करा सकती है, जिससे डरकर दूसरे अधिकारी किसी आतंकी की संपत्ति जब्त करने से इनकार कर दें। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय के आदेश पर आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए उनकी संपत्ति जब्त करनी शुरू की थी। और इसी कड़ी में NIA ने अल उमर मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन के सरगना मुश्ताक जरगर की संपत्ति श्रीनगर में जब्त की। इस आतंकी को 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस विमान हाईजैक कांड में यात्रियों को छोड़ने के बदले रिहा किया गया था। इसके अलावा कुपवाड़ा में आतंकी बशीर अहमद की प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी पिछले दिनों पाकिस्तान के रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह लश्कर प्रमुख हाफिज सईद, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन की संपत्तियों को भी जब्त किया गया था। और न्यूज 18 को खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संपत्ति जब्त होने से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में घबराहट फैल रही है। इसी वजह से उन आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना और ISI पर दबाव बनाया और कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिससे जम्मू कश्मीर में उनकी संपत्ति को जब्त होने से बचाया जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इन संपत्तियों के जब्त होने से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ये लग रहा है कि उनका कश्मीर में आतंक फैलाने का सपना कहीं टूट न जाए। इसी वजह से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों ने ISI पर दबाव बनाया, जिसके बाद ISI ने अपने गुर्गे को सरकारी अधिकारियों की लिस्ट बनाने का हुक्म दे दिया ताकि उन पर हमला कर दूसरे अधिकारियों में डर पैदा किया जा सके। यही वजह है कि ISI की इस साजिश का पता चलते ही जम्मू कश्मीर में कई सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इधर यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में STF को बड़ी कामयाबी मिली। वहां उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों की मदद करने वाले कयूम अंसारी नाम के कारोबारी को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उस पर अतीक अहमद के बेटे असद समेत दूसरे शूटरों को नेपाल भेजने और वहां उन्हें ठिकाना मुहैया कराने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ शुरू कर दी। उधर चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उस आरोप को नकार दिया जिसमें यह कह दिया गया था कि उसने 10 लाख तिब्बती बच्चों को जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया है। 6 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक बयान जारी किया था जिसमें यह दावा किया गया था कि चीन ने 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया है और उन्हें चीन के बनाए स्कूलों में जबरन रखा गया। आरोप लगाया गया कि ऐसा करके चीन तिब्बत की संस्कृति को मिटा देना चाहता है और बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन पर चीन की बहुसंख्यक हान संस्कृति को थोपना चाहता है ताकि तिब्बत की आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान ही भूल जाएं। लेकिन चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के इन आरोपों को नकार दिया। चीन के मुताबिक ये उसे बदनाम करने की एक और कोशिश है। चीन ने दावा किया कि जिन स्कूलों की बात की जा रही है वहां बच्चों को अच्छी शिक्षा और दूसरी कई सुविधाएं दी जाती हैं। इस बीच दिल्ली में पांडव नगर इलाके के पास नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर गाड़ी पर खड़े होकर वीडियो बनाने का इल्जाम है, जिसके वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। केस रजिस्टर किया गया है उचित धाराओं के तहत और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो करीब 4 महीने पुराना है, जिसे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने वाले आरोपी ने अपने जन्मदिन पर रिकॉर्ड किया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने पर जल्द फैसला ले सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में तबाही का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लंबी खिंच रही जंग की वजह से पुतिन जल्द परमाणु बमों के इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन और ज्यादा सतर्क हो गया, क्योंकि पुतिन पहले ही कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। लेकिन अगर इस बार उन्होंने सच में इसको इस्तेमाल करने की ठान ली तो भीषण तबाही आएगी। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए पुतिन अपना परमाणु बमों वाला आखिरी दांव चल सकते हैं। लेकिन उनके लिए ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन से जारी जंग के बीच अब तक यूक्रेन के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका नुकसान रूस को उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इसीलिए रूस की तरफ से जानबूझकर परमाणु हमले वाली खबरों को हवा दी जा रही है ताकि पश्चिमी देशों को डराया जा सके, क्योंकि पश्चिमी देशों की वजह से ही यूक्रेन अब तक इस जंग में रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। उसे लगातार कई तरह के हथियारों की मदद मिल रही है। दावा है कि रूस परमाणु बमों से हमले की धमकी देकर पश्चिमी देशों को अलग थलग करना चाहता है ताकि वो यूक्रेन की मदद करनी बंद कर दें, क्योंकि अगर यूक्रेन के सहयोगी देश उसकी मदद नहीं करेंगे तो इस जंग को जीतना पुतिन के लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा।